दोस्तों मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर जो है कभी आपको देखा होगा चोट लगी है, खून आ रहा है तो वहाँ पे जो है पहले वहाँ पे थक्का जमता है, क्लॉटिंग होती है, फिर उसके बाद में एक पतली, कुछ दिनों के बाद में एक पतली जो है स्किन आती है, फिर उससे थोड़ी मोटी आती है और फिर परमानेंट स्किन आपको मिलती है। और देखने में तो ये प्रोसेस बहुत सिंपल लगता है लेकिन अंदर जो है मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स जो है प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। तो क्या है वो सारे प्रोसेसेस और किस तरह से जो है हमारी वुंड की हीलिंग होती है, घाव की हीलिंग होती है, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो ये जो घाव भरने का जो प्रोसेस है वो एक तरह से ऐसे है जैसे वो बतख नहीं होती, जैसे पानी के अंदर चल रही होती है तो ऊपर से एकदम शांत लगती है लेकिन अंदर से बहुत मतलब उसके पाँव जो है वो चल रहे होते हैं। तो कुछ उसी तरह से है, ऊपर से देख के हमें लग रहा होता है कि बहुत सिंपली हो रहा है काम, लेकिन अंदर जो है बहुत सारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो रही होती है। तो मैं उन सारी रिएक्शन के, उन सारे प्रोसेस के एकदम डिटेल में तो मैं नहीं जाऊँगा, पर मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि 4 जो है वो मेजर प्रोसेसेस होते हैं, 4 जो फेज के अंदर ये काम होता है। तो वो 1 बाय 1 जो है मैं आपको एक एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिससे कि आपको एक ओवरव्यू मिल सके क्विकली। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो होता है हीमोस्टेसिस का। अब हीमोस्टेसिस क्या है, जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं, हीमो प्लस स्टेसिस। हीमो मतलब आप हीमोग्लोबिन से रिलेट कर सकते हैं कि जो ब्लड है, और स्टेसिस मतलब आप स्टैटिक से रिलेट कर सकते हैं जो कि स्टैटिक है, यानी समहाउ आपको जो ब्लड है उसको स्टैटिक करना है, उसे रोकना है। तो मतलब यहीं से जो है इसका मतलब समझ में आता है कि कोई ऐसा काम जिससे कि जिस तरह से ब्लड को जो है रोका जा सके इमीडिएट बेसिस पे, क्योंकि अगर कुछ भी घाव आया है तो वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहला बॉडी का फंक्शन है कि उस ब्लड को समहाउ उसे ब्लड लॉस होने से रोका जाए, तो जिसको ब्लड क्लॉटिंग भी बोलते हैं, वो किया जाए। तो क्या है कि जैसे इसमें जैसे आपको लगी तो सबसे पहले तो क्या होगा कि वहाँ पे जितनी भी ब्लड कैपिलरीज हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, यानी ऐसे समझ लो कि मान लो पाइप ऐसे खुला हुआ था तो वो पाइप थोड़ा सा स्लाइटली बंद हो जाएगा ताकि ब्लड फ्लो होना जो है वहाँ से मतलब बाहर गिरना जो है वो बंद हो जाए, थोड़ा कम हो जाए। तो सबसे इमीडिएट रिस्पॉन्स तो ये है। उसके बाद में क्या है कि आप ऐसे समझ लीजिए अब जो प्रोसेस होता है वो एक तरह से थोड़ा रफ्फू जैसे अपन करते हैं ना, जैसे मान लो शर्ट फट गया तो उसके ऊपर हम रफ्फू कर देते हैं ऐसे छोटे छोटे धागों से, तो उस तरह से जो है वो रफ्फू करने जैसा काम है। तो वहाँ पे कैसे होता है, मेनली वहाँ पे जो प्रोसेस इन्वॉल्व है वो 2 तरह से होता है, 2 चीजें जो है मतलब फैक्टर इन्वॉल्व है। एक जो है वहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती है जिन्हें बोलते हैं प्लेटलेट्स। अब ये प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर जो है बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है। आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कहीं पे मतलब आपने कोई दीवार अगर टूटी है, फॉर एग्जाम्पल एक पूरी दीवार है, वहाँ से कहीं छोटा सा मतलब वहाँ पे कहीं छेद हो गया है, तो सबसे पहले कुछ चाहिए कि वहाँ जाके छोटे छोटे, जैसे मान लो आप मतलब होते हैं ना छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं, पेबल्स जो होते हैं, वो वहाँ पे जाके फटाफट एडजस्ट किए जाए और उनके शेप में वो कहीं समहाउ एडजस्ट हो जाए। तो वो काम जो करती है वो प्लेटलेट्स करती हैं, और वो जो है मतलब वहाँ पे जाके एकदम चिपक जाएगी, इधर उधर लग जाएगी, और बाकी 1 2 4 5 लगेगी, उसके बाद में औरों को भी बुला लेगी, तो वहाँ पे जो है बहुत सारी प्लेटलेट्स वहाँ पे जाके लग जाएगी इमीडिएटली। और अब उन प्लेटलेट्स को वापस कुछ जोड़ने के लिए जो है मतलब उस तरह से छोटे छोटे पत्थर जो जम गए उनको वापस जोड़ने के लिए कुछ वो भी चाहिए जिससे कि सब कुछ एक साथ जो है वो मैश बन सके। तो वहाँ पे जो है जैसे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है जिसमें बहुत सारी सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है। अगेन आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल कि थ्रोम्बिन है, फिर फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, तो कुल मिला के एक जो है वो फाइब्रिन का एक मैश बनता है। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आपको फाइनली आप जैसे रफू का देखते हैं ना, जैसे जिस तरह से होता है, तो एक तरह से वो सारे के सारे उन पत्थर को जैसे वो मिला देता है, जैसे कि सीमेंट कैसे मिला देती है कुछ उस तरह से। तो छोटे छोटे उन सारे पत्थरों को उसने मिला दिया, उसी के साथ में उसने क्या किया, एक तरह से वहाँ रफू कर दिया, ब्लड क्लॉटिंग जो है वहाँ पे हो चुकी है, अब वहाँ से ब्लड लॉस नहीं हो सकता उस साइट ऑफ जो है इंजरी से। अब सेकंड जो है वो है इन्फ्लेमेशन या डिफेंसिव फेज। तो ये क्या है, इसको भी मतलब इस सेकंड फेज को समझते हैं कि सबसे पहले हम जैसे लेते हैं इन्फ्लेमेशन फेज। तो इन्फ्लेम जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है, जहाँ पे फ्लेम मतलब कुछ आग टाइप का आप समझ सकते हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसा है जिससे कि इन्फ्लेम हो जाए वहाँ पे। और इन्फ्लेम होने से क्या मतलब है कि जैसे बॉडी के अंदर कुछ भी यहाँ पे खरोच आई है फॉर एग्जाम्पल, तो एनवायरमेंट के अंदर बहुत सारे जो है वहाँ पे बैक्टीरिया या बहुत सारे ऐसे जो है कुछ पैथोजन होंगे जो कि हो सकता है आपकी बॉडी में एंटर कर चुके होंगे या करने वाले होंगे। तो उसके लिए क्या करती है बॉडी की, फटाफट उसके अंदर कुछ रिएक्शन करती है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कुछ दिनों के बाद में या इनफैक्ट कुछ घंटों के बाद में आपको जो है सूजन आपने एक्सपीरियंस किया होगा, वो आपने जो है वहाँ पे रेडनेस एक्सपीरियंस किया होगा, या हो सकता है वहाँ पे आपने देखा हो कि लोकली वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो गया। तो ये सब क्यों हो रहा है, ताकि वहाँ पे एक तरह से इंक्रीज ब्लड फ्लो हो सके, ब्लड वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। तो कोई भी अगर पैथोजन वहाँ पे अगर गया है यू नो एयर के कांटेक्ट या किसी समहाउ अगर
स्किन पे बैठे हुए किसी पैथोजन कोई अंदर घुस गया है, तो वहाँ पे जो है इन सब चीज़ों को करके हीटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करके ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो इंक्रीज करके वहाँ पे जो है इम्यून सेल्स वहाँ पे लाई जा सके और मतलब कुछ भी ऐसा हो तो उसको ब्लॉक किया जा सके। और दूसरा जो है वो है डिफेंसिव टाइप का जो है इसी के अंदर और आता है कि वो कैसे कि मान लो उसके अंदर कुछ सेल्स होंगी, वो जैसे जब आपको खरोच लगी होगी कहीं पे तो वो टूट गई होंगी, तो वो कुछ जो है वो सेल डेब्रीज की तरह होंगी वहाँ पे कुछ, तो उनको जो है खाने का काम जो है, या फिर मान लो कोई बैक्टीरिया अगर जो है एक बार ट्रैप कर लिया है, समझ लिया है, तो उसको अब जो है कैसे एंगल्फ करना है, उसको प्रोसेस करना है ताकि वो पूरी बॉडी के अंदर ना फैल सके। तो वहाँ पे जो है जैसे मैक्रोफैज करके जो है स्पेसिफिक जो सेल्स होती है वो वहाँ पे पहुँचेगी और उन सारे जो जितने भी पैथोजन बैक्टीरिया जो भी होंगे उनको जो है वो एंगल्फ करने का काम कर लेगी। तो इस तरह से क्या है कि जो सेकंड स्टेप है वो ये बताता है कि किस तरह से भाई एक बार रफू कर दिया तो अब अंदर जो कुछ भी अगर कुछ फॉरेन पार्टिकल चला गया है वो जो कि मान लो बॉडी के लिए सही नहीं हो, उसको समहाउ किस तरह से जो है वापस सप्रेस किया जाए, या सप्रेस भी नहीं इनफैक्ट एलिमिनेट किया जाए। तीसरा जो है उसे बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, और जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है प्रोलिफरेशन, यानी कि मतलब कुछ डेवलपमेंट या कुछ डिवीजन हो रहा हो ऐसा कुछ सजेस्ट करता है। तो वहाँ पे क्या हो गया कि जैसे मतलब आपने थक्का बन गया, अंदर कुछ भी फॉरेन पार्टिकल को आपने एंट्री नहीं करने दी, अब बात आती है कि वापस उसको यू हैव टू रिस्टोर इट टू द नॉर्मल सी, राइट। तो उसके लिए जो है वहाँ पे वापस प्रोलिफरेशन होगा, वहाँ पे जो है कुछ जो ब्लड कैपिलरीज टूट गई थी तो वापस उन ब्लड कैपिलरीज को बनना जरूरी है, वहाँ पे जो स्किन फट गई थी उस स्किन को बनना जरूरी है। तो जो ब्लड कैपिलरीज को वापस से प्रमोट करने का काम करता है उस प्रोसेस को एंजियोजेनेसिस कहते हैं। जो कि वापस स्किन को बनने का काम करता है उसको एपिथेलाइजेशन कहते हैं। जो मान लो आपके नीचे जो है मतलब उसके नीचे कुछ मांस वास होगा जो वहाँ से जो है टिश्यू चला गया होगा, जिससे आप साइंटिफिकली कह सकते हैं, तो वापस उस टिश्यू रीजनरेशन का काम जो है उसमें जो है कोलेजन जो है वहाँ पे पहुँचेगा और वहाँ पे जो है वहाँ पे वो धीरे धीरे ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट होगा। तो इस तरह की जो है बेसिक जो है मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वगैरह जो भी है वहाँ पे एक तरह से पहुँचने का काम कर रही है। ऐसे ही हो गया जैसे कि आपने रफू कर दिया लेकिन अगर उसके नीचे कोई बेस नहीं है, फॉर एग्जाम्पल किसी तरह का कोई गद्दी या कुछ रख के नहीं किया है, तो नेचुरली फिर से वो कैसे मतलब फटाफट से एकदम वो फट जाएगा। तो वापस से उसके नीचे जो है कुछ जो है टिश्यू होना, थोड़ा जो है कुछ नीचे मांस आना, ये सब जरूरी है। तो उस सब चीज़ों के लिए प्रिपरेशन करने का जो काम है वो जो है इस प्रोलिफरेटिव फेज में होना स्टार्ट होता है। सेल डिवीजन हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे मतलब वो मतलब नॉर्मलसी की तरफ जाने की जो है वो कोशिश कर रहा होता है। धीरे धीरे जो है वो जो टिश्यू है वहाँ पे आके और वहाँ पे एकदम स्ट्रेंथनिंग देने का काम कर रहे होते हैं। इसी फेज में आपने ये भी देखा होगा कि जो है वहाँ पे मतलब कॉन्ट्रैक्शन का काम होता है, यानी कि आपने देखा होगा कि जैसे मान लो आपको ऐसे इस गोलाई में स्किन पे अगर जैसे लगी है तो स्किन जो है वो धीरे धीरे साइड से बनना स्टार्ट होती है और फिर जो है धीरे धीरे वो बीच में जाती है, राइट। वो कभी भी बीच से नहीं बनती है, साइड से धीरे धीरे बनेगी और सेंटर की तरफ जाएगी। तो मतलब इस तरह से जो है इसका जो प्रोसेस है वो कुछ उस तरह से रहता है कि पहले साइड से बनेगा और धीरे धीरे वो कॉन्ट्रैक्ट करते हुए जो है अंदर की तरफ जाके और वो पूरी स्किन बनाने का, टिश्यू बनाने का इस तरह से काम करेगा। एंड फाइनल फेज जो है वो है मैच्योरेशन फेज, यानी कि अब जो है उसका एक तरह से मैच्योर होने का टाइम आ चुका है। वो जो स्किन थी जो कि एक पतली लेयर जो बनी थी रफू के बाद वाली, वो उसको हटके और जो एक परमानेंट एक तरह से बिल्कुल इस तरह का टिश्यू आ जाए कि जिस तरह से वहाँ पे जो है मतलब किसी भी तरह का मतलब ऐसे नहीं कि मतलब आपने ऐसे दबाया और वो जो पता चला जाए घाव था वो एकदम फिर से फट गया। जो ऊपर की जो लेयर थी एपिथेलाइजेशन जो हमने बात की है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए वापस जो नीचे कोलेजन फाइबर हैं वो रीऑर्गेनाइज हो रहे होंगे, वो अपने आप को मतलब एक तरह से बैठ दे रहे होंगे कि जिससे मतलब अगर वापस अगर प्रेशर आए तो वो उसको विथस्टैंड कर सके, उसको झेल सके। तो ये जो है एक तरह से मैच्योरेशन फेज है। और उसके बाद में आप ये कह सकते हो कि एक ऐसी स्किन आ जाएगी जो परमानेंट होगी और जो उसी के साथ में जो है वहाँ पे एक तरह से वैसे ही होगा जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था। नेचुरली हो सकता है आपके निशान रह सकता है लेकिन इवेंचुअली आपकी बॉडीली लेवल पे आपको किसी भी तरह का कोई हार्म नहीं होगा। और हर एक का जो है मतलब इंजरी के हिसाब से टाइम जो है वो वेरी कर सकता है इन चारों प्रोसेसेस में। ये डिपेंड करता है किस लेवल की इंजरी है, लेकिन ये जो है मतलब 4 फेजेस के थ्रू तो जो है वो आपकी स्किन गुजरेगी, आपके बॉडीली लेवल पे ये सारे प्रोसेसेस होंगे ही होंगे। एंड थैंक्स टू द टीम ऑफ क्यूरियस मंक चैनल जिन्होंने इतने अच्छे एनिमेशन बना के इस वीडियो में कंट्रीब्यूट किया है। आप वहाँ जाके और वीडियोस देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।